नमस्कार, मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बिहार सरकार ने सोमवार को जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही बिहार जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट 36% है। उन्हें नौकरी में मौजूदा आरक्षण 18% दिया जाता है, यानी कि 18%। ओबीसी 27% है, जिसमें अभी 12% आरक्षण उन्हें दिया जाता है। अब इन आंकड़ों के जारी होने के बाद एज एक्सपेक्टेड सियासत चरम सीमा पर है। उन्हें आने वाले समय में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब सवाल यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ओबीसी की राजनीति में क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या वहाँ के आंकड़े हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उससे पहले आपको इस ग्राफिक्स के जरिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो बिहार की तस्वीर है वो क्या है। बिहार सरकार के प्रभारी मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने जातीय गणना पर एक किताब यानी कि एक बुकलेट जारी की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 2,38,44,160 परिवार हैं। इसमें पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की आबादी 27.12% है। ईबीसी वर्ग यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% है। अनुसूचित जाति 19.65% है। अनुसूचित जनजाति 1.68% है और सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी 15.52% है। बिहार में यादव की आबादी 14.26% है, जबकि राजपूत 3.45% हैं, ब्राह्मण 3.65% हैं। बिहार में कुर्मी समुदाय, क्योंकि ये अहम है, नीतीश कुमार खुद इसी कास्ट से आते हैं, उनकी आबादी 2.87% है। गणना के अनुसार पूरे प्रदेश की जनसंख्या 13,07,25,310 पाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्वालियर में थे। उन्होंने वहां पर रैली में इंडिया के गठ को, इनके विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। विकास विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए थे। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे। आज भी वही पाप कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी इस पर बयान दिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं सर, बधाई। आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश अन्य राज्यों में चुनाव भी है, कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार भी, तो वहां पर भी क्या होने चाहिए आंकड़े तो? हम तो हमेशा से इसके पक्षधर रहे हैं। तो सरकार आई तो सर आप मध्य प्रदेश में भी कराएंगे क्या सर? निश्चित। बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने जातीय गणना की खबर पर खुशी का इजहार किया है। और वहीं भाजपा के नेता और फायर ब्रांड नेता और मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर ही बरस गए। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। और इस आंकड़े में सारी चीजें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है। आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला है। 85 के आसपास जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज का जो लोग हैं, वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का, और जो दौर है आर्थिक न्याय का। जो कमजोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी
कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भरम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। और इसका असर आने वाले चुनाव पर क्या पड़ेगा? गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर बद्री नारायण हमारे साथ हैं, उसके साथ साथ आलोक वत्स भाजपा के नेता हैं, अब्बास हफीज प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह रॉल प्रवक्ता हैं अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा के। प्रोफेसर बद्री नारायण, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। चुनाव सर पर है, 10-15 दिन के अंदर शायद मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी इफेक्ट में आ जाएगा। मेरा सवाल है, क्या इसका असर मध्य प्रदेश के चुनाव पर पड़ेगा? हमारे यहाँ एकदम पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये जो बिहार में जो कास्ट सेंसस रिपोर्ट आया है वो इस तरह के डिमांड को अन्य राज्यों में भी फैलाएगा और अन्य राज्य सरकारों पर प्रेशर पड़ेगा कि आप भी ऐसा कराइए। लेकिन अब तो चुनाव होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, अब उनके पास वक्त तो है नहीं कराने का, लेकिन ये एक डिस्कोर्स के रूप में मध्य प्रदेश की राजनीति चुनाव में बन के उभर के आएगा। कांग्रेस इंडिया की जो पार्टियां हैं वो कहेंगी कि कास्ट सेंसस हम कराएंगे चुनाव के बाद। कास्ट सेंसस एक तरह से एक प्रॉमिस हो जाएगा और ये प्रॉमिस अगर बीजेपी सरकार में आएगी तो उसके लिए, या नहीं अगर इवन ड्यूरिंग द इलेक्शंस बीजेपी को इसके लिए रिस्पॉन्ड करना। बद्री नारायण जी, मैं आपको याद दिला दूं, कल ही राहुल गांधी ने अपनी एक रैली जो उन्होंने वो कर रहे थे शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो जन आक्रोश यात्रा है कांग्रेस की, उसमें उन्होंने कहा कि वो हर हालत में ओबीसी कास्ट सेंसस करवाएंगे। तो जहां तक ये बात है कि ये इशू बनेगा ये नहीं, ऑलरेडी शायद बन चुका है और डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट जो इंडिया पार्टीज है वो अपना मैसेजिंग किसी ना किसी तरह से करेंगी। तो सबसे पहले मैं अब्बास हफीज के पास आऊंगी। अब्बास हफीज, इसी रैली में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट था जब कमलनाथ जी ने राहुल गांधी को बोला कि आप 27% जो उन्होंने 2019 में करवाया था और उस मुद्दे पर भाजपा ने कोई स्टैंड नहीं लिया, जो हाउस ने पास किया था वो रिजर्वेशन की बात, उस पर भी आप चर्चा करिए। तो आपको लगता है कि वो आपके लिए सबसे अहम मुद्दा बनेगा? देखिए मारिया, मैं उस रैली में सामने मौजूद था और मैं उसका विटनेस हूँ। और 27% आरक्षण की बात जब ओबीसी का एक बहुत लंबे समय से जो मांग थी, वो कमलनाथ जी ने सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री का जब उन्होंने पद संभाला तो उसे पूरा किया था और हमने विधानसभा के माध्यम से उससे हमने पारित भी किया था, आरक्षण देने का काम भी किया था, अधिकार देने की बात थी, कोई एहसान नहीं किया था। लेकिन उसके बाद फिर किन लोगों ने उसको कोर्ट में खींचा वो सब जानते हैं, किन से जुड़े हुए थे ये भी सब जानते हैं। एक ऐसी पार्टी जो विपक्ष में आने के बाद बहुत इस तरह के अपने चीजें कर रही थी, सत्ता में जब आए तो सरकारी वकील इनके पास, इनके माध्यम से गए वहां। कोर्ट ने एक ही बात कही थी कि हमें आंकड़े दीजिए, कास्ट बेस, जातिगत आंकड़े दीजिए। शिवराज सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं थे और ये आंकड़े मुहैया करा भी नहीं पाए। कास्ट बेस जब हाईकोर्ट में आंकड़े नहीं पहुंचे तो वहां पर एक विवाद खड़ा हुआ और उसके बाद जिस तरह से आरक्षण को रद्द किया गया उसमें शिवराज सरकार की, बीजेपी गवर्नमेंट की नाकामी सामने आई थी। तब से भी हमने कहा था कास्ट सेंसस होना चाहिए। लेकिन अब्बास हफीज जी, सवाल यह है कि जरूर ओबीसी मध्य प्रदेश में 42% हैं, लेकिन वो नैरेटिव कितना प्ले आउट होता है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा है कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी की चर्चा होती है। आलोक वत्स जी, आप लोग शायद इस मुद्दे पे घुसना नहीं चाहते क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया कि कास्ट की वो राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन फैक्ट ये भी है कि भाजपा बार बार बताती है कि प्रधानमंत्री खुद ओबीसी कास्ट के हैं। अगर ओबीसी के वो हैं तो ओबीसी पॉलिटिक्स तो आप भी खेलते हैं, ओबीसी पॉलिटिक्स की चर्चा तो आप भी करते हैं। सवाल ये है कि चुनाव आने वाला है और अगर ये 27% ओबीसी कोटा जो उन्होंने बिल पास करवाया था कमलनाथ जी ने अपनी कांग्रेस की सरकार में 1.5 साल की, उस पर आप लोगों का एक्शन नहीं लेना भी एक मुद्दा बनेगा? देखिए, सबसे पहले तो बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई है और उसके जो आंकड़े सामने आए हैं
मैं आपको एक ही बता दूं कि मैं बिहार से ही आता हूं और बिहार में लगभग जो भी थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये मोटे तौर पे पता था कि हम इतने इतने परसेंट ही हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है और उसी के अनुकूल ये आई है। लेकिन आलोक वत्स जी, ये पता था 63% है टोटल बैकवर्ड कास्ट, ईबीसी ओबीसी को मिला दे तो ये बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल पता था, बिल्कुल पता था। इसी कारण 33 वर्षों से वहां लालू और नीतीश का राज चल रहा है। ये एक मेन फैक्टर है, ये इस वर्ग को उन्होंने निभाया है। लेकिन आज ये जातिगत जनगणना का आंकड़ा बाहर लाने पर उनको ये जवाब देना होगा कि उन्होंने अपने 15 वर्ष लालू जी के रेजिम और 18 वर्ष नीतीश कुमार के रेजिम में इन्होंने क्या काम किए उस वर्ग के लिए, और सबको तो छोड़िए, उसी वर्ग के लिए क्या काम किया है। ये इन पर भारी पड़ेगा, ये उल्टा दांव चल जाएगा। ये जो सोच रहे थे कि इससे इनको लाभ होगा, ये उनके ऊपर बहुत भारी। लेकिन अगर ओबीसी का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी ने कल से शुरू किया है, तो आपका क्या जवाब होगा, भाजपा का क्या जवाब होगा? भाजपा जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है। ये भ्रम लोग फैलाते हैं कि हम उसके खिलाफ हैं, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। और आज आपको मैं बता दूं कि ओबीसी के लिए लोग छाती पीट रहे हैं। सबसे ज्यादा पिछले चुनाव में 2024 के 44% ओबीसी का वोट हमको मिला है और सबसे ज्यादा ओबीसी के एमएलए और एमपी हमारी पार्टी के पास हैं और वही कमोबेश हाल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का भी है। 27% हमारे पास है एमपी और एमएलए और 29% है हमारे पास शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, लेकिन वही मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलूंगी कि वो जो डेटा है ऑफ मध्य प्रदेश असेंबली वो आप दिखाएं, क्योंकि उसमें शायद ये साफ तौर पे दिखने लगेगा कि टोटल कितने प्रेजेंट हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगी कि मध्य प्रदेश में 52% ओबीसी आबादी है, विधानसभा में 26% ओबीसी विधायक हैं, 230 में से 60 विधानसभा सदस्य ओबीसी हैं, 32 सीटों पर भाजपा और 28 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए इसमें, आपका नंबर कम क्यों है अब्बास हफीज? देखिए, मैं जवाब दे देता हूँ। हमारा नंबर इससे ज्यादा था, लेकिन जब सिंधिया जी के विधायक साथ में गए हैं तो जाहिर सी बात है वो विधायक जिनको हमने टिकट देके जिताया था सत्ता के माध्यम से, दोबारा वो बीजेपी के टिकट पे जीते, तो हमारा प्रत्याशी अगर वहां हारा तो उसकी वजह से ये 4 विधायकों की कमी आप देख सकते हैं। अगर आप 2018 के आंकड़े देखेंगे सामने, जब परिणाम आए थे तो हमारे विधायक ज्यादा थे। तो ये जाहिर सी बात है, जिस पार्टी की सरकार होती है हमारी, उसके ज्यादा विधायक होते हैं तो आप उस प्रोपोर्शन में अगर तो क्या ये माना जाए इस बार कांग्रेस पार्टी ज्यादा ओबीसी कैंडिडेट्स को फील्ड करेगी और वही उसी तरह से भाजपा भी करेगी? अगर आप हमारे यहाँ कैंडिडेट्स की लिस्ट देखेंगे 2018 की, तो हमारे कैंडिडेट्स और बीजेपी के कैंडिडेट्स ओबीसी के ऑलमोस्ट नेक टू नेक दिखेंगे। लेकिन वो कितना उसको रिफ्लेक्ट किया है जीत के बाद एक बड़ा विषय है। मेरा सवाल इनसे आलोक जी से किया है कि ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं, अपनी कामयाबी मानते हैं कि इतने सारे जनप्रतिनिधि ओबीसी वर्ग से गए। तो 9 साल से जिन्होंने विरोध जब नहीं करते हैं तो कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराया? राहुल जी ने जब बात कही है कि यूपीए कांग्रेस की सरकार ने जो कास्ट सेंसस 2011-12 में शुरू किया था, जो पूरा हो गया 2014 की सरकार आते आते, उसके आंकड़े जारी क्यों नहीं किए? आखिर ये कैसे ओबीसी वर्ग के हितैषी लोग हैं? ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री बीजेपी की 2 डेकेड्स की सरकार के अंदर बीजेपी ने दिए ओबीसी वर्ग से, उन्होंने भी जातिगत जनगणना की बात नहीं करी। आप 40-40 में जो कह रहे हैं 40-44% ओबीसी वर्ग, तो तब पता चलेगा इसका एक्चुअल नंबर क्या है जब कास्ट सेंसस यहाँ पर होगा। बीजेपी 20 साल से मध्य प्रदेश में क्यों इससे बची है? बीजेपी 9 साल। अच्छा, लेकिन ये भी तो सवाल होगा ना कि शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, तो उसका क्या काट है आपके पास, उसका क्या तोड़ है? अगर वो 50% जो महिलाएं हैं मध्य प्रदेश की, उनकी वो चर्चा करने लगे, उन पर वो फोकस करने लगे, तो आपके पास क्या जवाब होगा?
कि आप तो जाति मारिया, की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने महिलाओं को मजबूत किया है, उन्होंने महिलाओं को एम्पावर किया है। देखिए, मैं मध्य प्रदेश में ही बैठा हूँ इस वक्त। आपका भी आना हुआ था जब भोपाल में आपका लॉन्चिंग हुई थी, और यहाँ के लोगों से अगर चर्चा हुई होगी तो एनसीआरबी के आंकड़े में शिवराज सरकार की नाकामी साफ दिखती है। सबसे ज्यादा रेप केसेस मध्य प्रदेश में है। कौन उसके विक्टिम है, कौन पीड़ित है? महिलाएं पीड़ित हैं उसकी। सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हमारे मध्य प्रदेश के अंदर है। सबसे ज्यादा ट्राइबल माइनर लड़कियां जो है अगवा हुई हैं मध्य प्रदेश से। क्या ये उपलब्धि है शिवराज सरकार की? देखिए, इनका सिर्फ और सिर्फ यह है कि किस तरह से हेडलाइंस मैनेज कर लें अपने अपने फेवर में, लेकिन धरातल पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो चेंज नहीं हो सकती है। आज महिलाएं शिवराज सरकार के खिलाफ हैं। एक महिला शिवराज जी की बुधनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उनके बेटे की गाड़ी से भागी है और अपने अधिकार। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंगरौल के पास भी उन्होंने बहुत ही पेशेंटली हमारा इंतजार किया है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, आप बिहार के कास्ट सेंसस को किस तरह से देखते हैं कि मध्य प्रदेश में भी चर्चा बनेगा चुनाव के वक्त? बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को नमस्कार। ये निश्चित रूप से एक बहुत क्रांतिकारी कदम है नीतीश कुमार जी का, और ये ओबीसी समुदाय के लिए एक विशेष करके एक आंख खोलने वाला घटना है। अभी तक के ओबीसी समाज को लेकर के सभी लोगों की प्राथमिकता, सब लोगों की प्राथमिकता इस दिशा में उतने ध्यान से नहीं गया था जिस प्रकार से अब चुनावी मुद्दा को लेकर के किया जा रहा है। और मैं तो आलोक जी, आपका हम आवाज फिक्स करवाते हैं, अभी हमने बोला है प्रोड्यूसर को, आने लगेगी। जी बोलिए। की आवाज नहीं आ रही ये है। जो पार्टी के जो नेताएं जो बोल रहे हैं कि ओबीसी समाज के लिए हितैषी हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही अपने अपने स्थान पे सही नियत से ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व की जो बात है उसको लेकर के गंभीर नहीं रही है। और इस दिशा में एक कदम आगे नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया है कदम, और ये निश्चित रूप से ये पूरे देश को ये कार्य जो है काफी ओबीसी समुदाय के लिए परिवर्तनकारी होगा। और छत्तीसगढ़ का जो परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, मध्य प्रदेश के चुनाव जो अभी चुनावी जो राज्य है वहां पर इसका काफी प्रभाव होगा। किस तरह से प्रभाव होगा? और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में देखें, ओबीसी की जो संख्या है जो अभी हमें पता है वो काफी हाई है। मध्य प्रदेश में करीब 50% के करीब है उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में, और मध्य प्रदेश में 42% के करीब है। तो ये बहुत ही हाई रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन जितेंद्र जी, मध्य प्रदेश में ओबीसी राजनीति हुई नहीं है, लेकिन जी जिस तरह की ओबीसी राजनीति मैंने उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में भी हुआ है, मराठा रिजर्वेशन को लेकर, उस तरह का मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में किसानों की बात होती है, वर्गों की बात होती है, लेकिन जाति की बात उतना नहीं होता है चुनाव में। आप सही बोल रहे हैं। जो विशेष करके जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश प्रांत है वो समता मूलक सामाजिक व्यवस्था पर भरोसा करती है, और इसी के चलते जो है अभी तक के, और दूसरी चीज ये है कि उनको बहुत सारे चीज जो हमारे पिछड़ा वर्ग के समुदाय लोगों को उनकी वास्तविक स्थिति के बारे में भी पता नहीं था। धीरे धीरे लोग जो है इस दिशा में सचेत हो रहे हैं, जाग रहे हैं, और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा मूवमेंट चला है, छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा मूवमेंट चला है। इसका परिणाम ये है, आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के राजनीति में नेता प्रतिपक्ष और नेता पक्ष दोनों में ओबीसी समुदाय का ही भागीदारी है। चाहे प्रदेश अध्यक्ष भी ओबीसी समुदाय का ही है। आप देखेंगे बीजेपी के, तो बीजेपी ने भले दबे जुबान पे बोल रहे हैं कि ये जाति से बांट रहे हैं करके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही मैं सवाल प्रोफेसर बद्री नारायण से पूछूंगी। प्रोफेसर बद्री नारायण, भाजपा ये जरूर कहती है कि वो ओबीसी पॉलिटिक्स या कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करती है, बट आप रिप्रेजेंटेशन देखिए ओवरऑल। दिल्ली में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है उसमें ओबीसी रिप्रेजेंटेशन देखिए, ओवरऑल पार्लियामेंट में देखिए, या उसके अलावा भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं बहुत सारे प्रदेशों में, ओबीसी कास्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इस तरह का कास्ट सोशल इंजीनियरिंग की बात करें या सोशल जस्टिस की बात करें, दोनों किया है। मारिया एकदम ठीक कह रही हैं आप। देखिए, पहले एक तो मैं इस बात पर आऊंगा, एक छोटी सी बात कह दूं कि मध्य प्रदेश में अभी तक जाति की राजनीति नहीं हुई है जैसे बिहार में हुई है। आपने एकदम सही कहा।
लेकिन पॉलिटिक्स नीड कास्ट। कई बार पॉलिटिक्स को जाति की जरूरत होती है और वो जाति फैलाती है जी। तो वो जाति, अगर ये जाति जनगणना शुरू हुई तो मध्य प्रदेश में भी आएगी और छत्तीसगढ़ में भी आएगी। वहां के सोशल फैब्रिक में जाति प्रिंट है जाति, लेकिन वो ब्रांड नहीं है, वो ब्रांड हो जाएगी। दूसरी बात जो आपने बीजेपी के लिए कही, एकदम सही कहा आपने। बीजेपी ने दो तरह से एड्रेस किया है, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली। एक तरफ उन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी किया है, रिप्रेजेंटेशन दिया है ओबीसी कम्युनिटी को, और आज बीजेपी इज नॉट एज ए ब्राह्मण बनिया पार्टी, वो एक तरह से ओबीसी पार्टी हो गई है विथ ह्यूज मेजॉरिटी ऑफ एमपीज, एमएलएज, मिनिस्टर्स एंड द लीडर, पीएम एज लीडर, तो वो हो गई है। दूसरी तरफ उसने जो कहते हैं ना सेक्शनल, एक तरह से माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग एमंग ओबीसी, छोटी एक तो डोमिनेंट कास्ट ऑफ ओबीसी के अगेंस्ट काउंटर में उन्होंने एक बड़ा अलायंस जो नॉन डोमिनेंट ओबीसी कास्ट का बना रखा है, जिसमें एमबीसीज भी हैं बड़ी संख्या में। दूसरा, उन्होंने अभी आपने देखा होगा विश्वकर्मा योजना, 18 दस्तकार जातियां जो मोस्टली वो एमबीसी की जातियां हैं, जो मुस्लिम में भी हैं और हिंदू में भी हैं, उनको उन्होंने एक पैकेज देकर के अपनी एक अलग कैटेगरी बनाने की कोशिश की। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का कोटा विद इन कोटा, रोहिणी समिति की रिपोर्ट की बात हो रही है। तो ये सारा एक तरह से उन्होंने उसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली, यानी जो प्रॉब्लम है कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, यानी कास्ट सेंसस बेस्ड जो पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है या सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स है, वो वर्टिकल एड्रेस करते हैं और एक कैपिलरी होल बनाता है जिसमें कुछ ही जातियां ढेर सारी जातियों के इंटरेस्ट को सक करती जाती है। ये क्या करते हैं कि वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन तो देते हैं, लेकिन साथ साथ उसको हॉरिजेंटल करने के लिए गरीब कल्याण, फिर उसके बाद ये जो दस्तकार बेस्ड पॉलिसीज, ढेर सारी छोटी सेक्शंस में इनको डिवाइड शब्द आलोक वत्स जी, मैं आपका ऑडियो फिक्स करवा रही हूँ, मैंने अभी पीसीआर में बोला है, आवाज आपको सुनाई देने लगेगी। जी बोलिए। तो मुझे लगता है कि एक नई तरह की राजनीति है जो बीजेपी कर रही है, और उसमें बेनिफिशियरी जो उन्होंने एक ह्यूज ग्रुप ऑफ बेनिफिशियरी बनाया है। हाँ, बेनिफिशियरी क्लास बनाया है। जी बिल्कुल सही। लेकिन प्रोफेसर बद्रीन्द्र नारायण, ये भी तो सच है ना कि ये जो ईबीसी की जो चर्चा की जाए या महादलित की चर्चा की जाए या पसमंदा मुसलमान की चर्चा की जाए बिहार में, तो ये कास्ट के विद इन कास्ट और सब डिविजन्स जो बनाया है वो नीतीश कुमार ने बनाया है, क्योंकि उनको इस बात का एहसास था कि कुर्मी का जो जिस कास्ट से वो आते हैं वो बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप अभी इस नए फिगर्स को देखिए तो उसमें लगभग बस 5 से 6% है, और 5 से 6% कास्ट से आने वाले नीतीश कुमार 20 साल से बिहार पे राज कर रहे हैं। तो सवाल तो बहुत सारे हैं, और मैं फिर से सबके पास आऊंगी। तस्वीर अब बहुत साफ हो गई है, तो ये है पूरी तस्वीर। हालांकि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासत में हलचल जरूर है, क्योंकि ग्वालियर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें हवा दे दी है। सबसे पहले हम आपको मध्य प्रदेश विधानसभा की जातिगत तस्वीर दिखाते हैं। प्रदेश में 52% ओबीसी आबादी है। विधानसभा में 26% ओबीसी विधायक हैं। 230 में से 60 विधायक ओबीसी के हैं। 32 सीटों पर भाजपा और 28 सीटों पर कांग्रेस के ओबीसी विधायक हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में, इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में 25.83% ओबीसी का प्रतिनिधित्व है। सो ये है पूरी तस्वीर मध्य प्रदेश में। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि क्यों इस पर चर्चा हो रही है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व चीफ मिनिस्टर आरजेडी चीफ लालू यादव ने भी अपनी राय इस पे रखी है, और हम अब प्रोड्यूसर को बोलेंगे उनकी जो कोट है वो चला दें, क्योंकि दोनों ने ट्वीट किया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि आज गांधी जयंती पर हम सभी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने हैं। भाजपा की तमाम साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम साजिशों के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे जारी कर दिया है। ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और प्रगति के लिए समग्र योजना बनाने और आबादी के अनुपात में वंचित समूहों को प्रतिनिधित्व देने का काम करेगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज इस बात पर जोर दिया कि ये गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में
कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। और इसी के साथ हम स्ट्रेट जाएंगे गया, जहां पर जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मांझी जी नमस्कार, आदाब। मैं मारिया शकील हूं। सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपका इस पर क्या रिएक्शन है, क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री बने थे तो ये भी बोला जा रहा था कि आप एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, तो इसलिए पहली बार बिहार में एक एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट वाला मुख्यमंत्री बना है। कम से कम नॉर्मल शॉर्ट्स ही चला देते यार। हम लोग कोई बात अलग है कि जब हम लोग प्रधानमंत्री से मिलने गए तो प्रधानमंत्री ने कहा कि करना नहीं चाहेंगे, वे आप अपने में अगर चाहते हैं कि जाति और उसी का आधार पर और आज जो लेकिन ये जो प्रकाशित आंकड़े हैं उसको हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तविकता से कहीं न कहीं भूल है। जहाँ जिसकी जनसंख्या होनी चाहिए उसकी जनसंख्या नहीं है, ये न के बराबर है, और जिसकी जनसंख्या कम है उसकी जनसंख्या की बराबर। तो इस समझ में आता है कि यहाँ पर तीन वर्ष है, तीन वर्ष तक क्योंकि देखिए जनसंख्या का फॉर्मूला वो 1931 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। दुनिया और मिस्र भी बैठक चाहिए उनकी संख्या बताई गई थी 1931 और छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान की आबादी लगभग 35 थी। तो आप यूँ लीजिए कि आज 140 करोड़ हो गया हिंदुस्तान की आबादी। इसका मतलब है कि 5 लाख के आसपास में बना है। तो फिर शुरू में ये मुखर दुनिया की आबादी 29 लाख आज जोड़ा जाता है कि 3 मिला करके 51 लाख के आसपास में आता है। तो इसको तो कम से कम बिहार से एक को होना चाहिए था। तो कैसे लेकिन मांझी जी अब तो आप भाजपा के साथ हैं। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि जाति की बात ना करें, लेकिन जाति की राजनीति तो बिहार में सालों से होती आ रही है, उसके अलावा बिहार में ही नहीं पूरे देश में होती है। देखिए बिहार में पहले ही मैंने कहा बिहार में जो जाति आधारित गणना की सिर्फ नीतीश कुमार की बात नहीं रही है। वहाँ पर सब लोगों ने सब लोग किया गया था, सब के लिए हुआ। ये बात अलग है कि हम लोग एक कमेटी के गए थे, प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम सेंसस नहीं करा पाएंगे अभी, आप लोग अगर जातीय आधारित की गणना कराना चाहते हैं तो करा लीजिए। और उसमें कहा तो इसमें भी कहा जाएगा कि आगे तो हम लोग सब साथ और सब लोगों ने कहा था कि हमारा जातिगत आधार पर गणना होना चाहिए। और आज प्रकाशित हुआ है तो इसी की बात को मैं कह रहा हूँ। हम एक डाटा दे सकते हैं, इसको वेरीफाई कर लिया जा सकता है। यही एक समुदाय जो शुरू का सबसे हासिल कर लेने वाला वो है दुनिया मुक्त। तो गुजरात की आबादी चलाई गई और दुनिया की आबादी चलाई गई है 11 लाख, 51 लाख की आसपास में हमारी जनसंख्या चलाई गई है। तो जब 29 लाख और 21 में जब भारत की आबादी 35 करोड़ थी और आज 140 करोड़ हो गई, तो 5 गुना के आसपास गई है। तो फिर ये दुनिया की आबादी 29 लाख के बजाय आज 51 लाख के हुई और गरीबों की जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो मार्केट भी पूरी तरह फैला जाए। तो अगर मेरी समस्या ये जनगणना है, भ्रामक है, नई चीज की संगणना हुई है, केवल करके लोग ऐसा कर लिए हैं।
जी जी, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपकी आवाज़ में थोड़ा क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आप बिहार में किसी गांव में हैं, शायद वहां पे नेटवर्क इशू है, इसलिए हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं वापस जाऊंगी मध्य प्रदेश पर, फोकस फिर से करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह रॉल जी, ये जब जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे तो ये कहा गया था कि ये बहुत बड़ा दलित अपलिफ्टमेंट का मैसेज है, क्योंकि वो महादलित कास्ट से आते हैं, मुशहर से आते हैं, जो रैट ईटर्स होते हैं। और अभी जो जनगणना में नंबर आया है उसमें करीब 3% हैं, इनका ये रिप्रेजेंटेशन है। मेरा ये सवाल है कि मध्य प्रदेश में ना महादलित ना ईबीसी इस तरह के कोई कास्ट डिविजन्स नहीं हैं, लेकिन जब 2019 में 27% रिजर्वेशन की बात की थी कमलनाथ ने, तो क्या उसी वक्त भाजपा को जवाब देना चाहिए था? लेकिन उस वक्त भी भाजपा ने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जब उनकी सरकार फिर से वापस बनती है, तो उन्होंने फोकस बार बार इस पे रखा है कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है, लाडली योजना है और इस तरह की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं। यहाँ पर थोड़ा डिस्टरबेंस है, मैं क्षमा चाहूंगा मैं कुछ देर के बाद, क्योंकि यहाँ डिस्टरबेंस हो रहा है काफी। जी चलिए आप ही जवाब दे दीजिए, आलोक वत्स जी। एक बार जरा फिर से रिपीट कीजिए, आवाज बहुत। आलोक वत्स जी, मेरा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा जाति की बात नहीं होती थी, लेकिन अब फिर से ये मुद्दा बन रहा है। राहुल गांधी ने मुद्दा बना दिया है और उस पर जवाब दे दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो कैसे आप बात करेंगे? चुनाव में कैसे नहीं इस पे चर्चा होगी? बनाया है, जवाब दिया है, तो हम ऑलरेडी उस काम को कर रहे हैं। अभी भी 32 एमएलए हैं हमारे वहां। अब इस चुनाव में और भी ज्यादा सीटें देंगे। हम तो इस काम को कर ही रहे हैं। 44% वोट उनका हमको मिला है, बगैर कुछ किए हुए थोड़ी। हमने तो उनके लिए जितना किया उतना आजादी के बाद किसी ने नहीं। जरा बताइए क्या क्या किया है, ताकि उसका जवाब दे सके और उस पर सवाल हम पूछ सकें। मैंने आप ठीक है, we'll try and fix that audio. Let me go back to the Congress guest. अब्बास, जब कास्ट पॉलिटिक्स की चर्चा की जाए, कांग्रेस यूजुअली कास्ट पॉलिटिक्स में कभी भी अपर हैंड नहीं रहा है, ये रीजनल पार्टीज का अपर हैंड है। उसके बाद जो नई भाजपा का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो किया 2014 के बाद वाली भाजपा, उसमें ओबीसी फैक्टर रहा है। सो कांग्रेस ने कभी ओबीसी की चर्चा नहीं की है। उन्होंने सोशल जस्टिस को दूसरे तरीके से देखा है, गरीब कल्याण के तौर पे देखा है। मारिया, देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। और हमने कभी भी जातिगत राजनीति ना करी, ना आज भी कर रहे हैं। हमने अधिकारों की बात की है। कांग्रेस पार्टी ने राइट्स देने की बात की है, जिसका जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए, और इसके हम चैंपियन रहे हैं हमेशा से। हमारे पूर्व नेता जितने रहे, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो राज्यों के, सबने एक ही बात की है। जब एसटीज के आरक्षण की बात थी, कांग्रेस पार्टी टॉप बेरर थी। मंडल कमीशन में हमने सहयोग किया। कमंडल कौन लोग लाए वो सब जानते हैं। इससे पहले जब कास्ट बेस्ड आंकड़ों की बात हुई, अडवाणी जी ने किस तरह से उसका विरोध किया ओबीसी का, वो भी सबको याद है। मैं इस विवाद में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो बात बार बार कही जा रही है वत्स साहब की तरफ से कि सबसे ज्यादा उन्होंने जनप्रतिनिधि दिए हैं, जनप्रतिनिधि दे देने से काफी नहीं होता है। चुनाव में तो आपकी मजबूरी होती है। जिस क्षेत्र में आपको चुनाव लड़ना है, कांग्रेस हो बीजेपी हो, हम वहां पर जाहिर सी बात है उसी कैंडिडेट को खड़ा करते हैं जिसके जाति के सबसे ज्यादा वोटर लगभग देखा जाता है। ऑल राइट, चलिए इस पर देखते हैं अब्बास किस तरह का माहौल बनता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में चुनाव होने वाला है दिसंबर के महीने में, और उससे पहले शायद जो नैरेटिव है वो सेट बिहार ने कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्रोफेसर बद्री नारायण, आलोक वत्स नेता हैं भाजपा के, अब्बास कांग्रेस के, और डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह रॉल प्रवक्ता हैं कुर्मी क्षेत्रीय महासभा की। और भी बहुत सारी खबरें हैं, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद मैं वापस आऊंगी।